आज हम हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन? इट इज़ 1s1। अब हाइड्रोजन जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ एल्कली मेटल्स को भी रिजेंबल करती हैं और हैलोजेंस को भी रिजेंबल करती हैं। हाइड्रोजन को ग्रुप 1 एलिमेंट्स के ऊपर प्लेस किया हुआ है, तो उसकी जो पोजीशन है हम कहते हैं कि इट इज़ कंट्रोवर्शियल और इट इज़ एनोमलस। वाई? बिकॉज इट रिजेंबल्स एल्कली मेटल्स एज वेल एज हैलोजेंस। अब वो एल्कली मेटल्स को कैसे रिजेंबल कर रहा है? बिकॉज इट हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, और अगर हम देखें तो इट ऑल्सो हैज़ अ टेंडेंसी टू गेन वन इलेक्ट्रॉन। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा इट विल फॉर्म H+, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा इट विल फॉर्म H-। नाउ हाइड्रोजन कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लाइक एल्कली मेटल्स, क्योंकि हमारा NaCl में Na+ इज ऑल्सो शोइंग +1, ऐसे ही हाइड्रोजन कैन ऑल्सो शो +1। तो हम अगर यहाँ पर हैलोजेंस में कंसिडर करेंगे तो जैसे हमारे हैलोजेंस -1 ऑक्सीडेशन शो करते हैं वैसे ही हाइड्राइड्स में दिस ऑल्सो शोज -1। जैसे NaCl में Cl इज शोइंग -1, हाइड्रोजन इज ऑल्सो शोइंग -1। तो that means hydrogen is showing properties which are similar to alkali metals as well as halogens, but at the same time it shows properties which are different from them. That is why we say that position of hydrogen in the periodic table is anomalous. Now let us understand the isotopes of hydrogen. Isotopes क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन? वी हैव 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। नाउ व्हाट इज डिफरेंट इन देम? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिफरेंट। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ विल बी सेम बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं। इसको हम बोलते हैं आइसोटोप इफेक्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। How can we prepare hydrogen? अगर हम किसी मेटल के साथ वाटर को रिएक्ट कर देंगे तो what will happen? I will get hydroxide and hydrogen gas will be released. ऐसे ही अगर मैं किसी एसिड में मेटल डालूंगी, like suppose I have taken zinc and I react it with H2SO4, now again I will get hydrogen gas, so hydrogen gas will be released. अगर मैं किसी बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करूँगी, again I will get sodium zincate plus hydrogen, again hydrogen gas will be released. And also how I can prepare hydrogen gas? By electrolysis of water. अगर मैं वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करूँगी then also I can get hydrogen gas, that is H2O की इलेक्ट्रोलिसिस अगर मैं करूँगी तो I will get 2H2 plus O2. So this is another method of preparation of hydrogen gas. Now let us understand the coal gasification reaction. Now in coal gasification what we do is
we synthesize water gas. What is water gas? It is CO plus H2 using coke. जब हम इसमें steam pass करते हैं, we pass steam here and heat it with nickel, we get CO plus H2. This is water gas. Now water gas is also known as syngas. Why do you think it is known as syngas? क्योंकि ये जो syngas है इसको हम यूज़ कर सकते हैं to prepare a variety of compounds. बहुत सारे other hydrocarbons को prepare करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. Now I want to increase the yield of hydrogen here. So what will I do? I will take water gas shift reaction. Now what is water gas shift reaction? We react this water gas with steam, and now what will happen in presence of FeCrO4 catalyst? This gives me CO2 gas plus H2 gas. So now the yield of hydrogen has been increased. That means now from water gas I have prepared hydrogen gas. So this reaction is known as water gas shift reaction. Now what are the properties of hydrogen? Hydrogen is a combustible gas which burns with a pale blue flame, but it is a non-supporter of combustion. Another important property is that HH bond, it has a very high bond enthalpy. बहुत ज़्यादा हाई बॉन्ड एंथैल्पी है. ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन एटम बहुत छोटा है. अगर मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. इसीलिए H2 गैस इज़ अनरिएक्टिव और इज़ इनर्ट एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करेगा. Because of the small size of hydrogen atom, the bond dissociation enthalpy is very high. Now let us understand the hydrides which are formed by hydrogen. पहला hydride है metallic hydrides और non-stoichiometric hydrides. Now what do I mean by non-stoichiometric hydrides? मतलब कि stoichiometry of the metal and hydrogen is not fixed. वो fixed नहीं है. कौन से elements metallic hydrides बनाते हैं? D block elements they form metallic hydrides. इनको हम non-stoichiometric क्यों बोलते हैं? D ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कुछ वॉइड्स होते हैं या वेकेंट स्पेसेस होते हैं जिनके अंदर जाके हाइड्रोजन गैस ट्रैप हो जाती है. अब क्योंकि क्वांटिटी ऑफ द गैस जो ट्रैप होती है इन वॉइड्स में वो फिक्स नहीं होती, इसीलिए दे डू नॉट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो. तो हम कहते हैं कि दे आर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड. एग्जाम्पल है लैंथनम हाइड्राइड. 2.57 का मतलब है कि रेशियो ऑफ लैंथनम एंड हाइड्रोजन फिक्स्ड नहीं है. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइड्राइड इज आयनिक हाइड्राइड. आयनिक हाइड्राइड कौन से एलिमेंट्स फॉर्म करेंगे जिसमें हाइड्रोजन और एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा. दैट मीन्स आयनिक हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय S block elements. And let us look at the example. Example is sodium hydride, lithium hydride. अगले टाइप का हाइड्राइड है कोवेलेंट हाइड्राइड. कोवेलेंट हाइड्राइड में कौन से एलिमेंट्स कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते हैं? ग्रुप 14 elements they form covalent hydrides. ग्रुप 14 elements covalent hydrides बनाते हैं. ग्रुप 13 elements covalent hydrides बनाते हैं
और ग्रुप 15 एलिमेंट्स भी कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। नाउ कोवेलेंट हाइड्राइड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पहली टाइप क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स बनाते हैं? ग्रुप 13 एलिमेंट्स बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज BH3, ALH3। और अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए दे एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म्स। पॉलीमेरिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो ये ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। नाउ कौन से एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स का क्या मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी देयर। मतलब कि ना तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है और ना ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइड्स कौन से बनाते हैं? ग्रुप 14 एलिमेंट्स। एग्जाम्पल क्या है? CH4, SiH4। इनकी शेप क्या होती है? देयर शेप इज टेट्राहेड्रल। Now let us understand, after electron precise hydrides, third type of covalent hydride is electron rich hydride. Electron rich hydride क्या होता है? जिसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं? ग्रुप 15 एलिमेंट्स, 16 एलिमेंट्स and group 17 elements, they form electron rich hydrides. अब let us take the example, अमोनिया में एक लोन पेयर है, वाटर जो कि ग्रुप 16 को बिलोंग करता है इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, और HF जो कि ग्रुप 17 को बिलोंग करता है उसके पास 3 लोन पेयर्स हैं। तो दैट मीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये ल्यूइस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो ये जो मेरे हाइड्राइड्स हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन दैट इज वाटर। अब आपको पता है कि वाटर की शेप क्या होती है? Because it has 2 bond pairs and 2 lone pairs, the shape of water molecule is bent or V shape। water की क्या properties होती हैं? We know that due to the presence of intermolecular hydrogen bonding, water is a liquid। और दूसरी बात, water has high boiling point। अब हमें पता है कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो कि कोवेलेंट कंपाउंड्स को भी डिज़ोल्व कर सकता है, आयनिक कंपाउंड्स को भी डिज़ोल्व कर सकता है। ऐसा क्यों है कि वाटर कोवेलेंट को भी डिज़ोल्व कर रहा है और आयनिक को भी डिज़ोल्व कर रहा है? आयनिक को तो इसलिए डिज़ोल्व कर रहा है क्योंकि वाटर भी पोलर है, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, हमें रूल पता है सॉल्युबिलिटी का। लेकिन कोवेलेंट को क्यों कर रहा है? वाटर के अंदर ग्लूकोज भी डिज़ोल्व हो रहा है, शुगर भी डिज़ोल्व हो रही है, जबकि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। रीज़न इज़ दैट वाटर हैज़ हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी वजह से वाटर कैन एक्ट लाइक अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नाउ वाटर हैज़ एम्फोटेरिक कैरेक्टर। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एम्फोटेरिक कैरेक्टर? कि वो बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, मतलब कि वो एसिडिक कैरेक्टर भी शो करेगा और बेसिक कैरेक्टर भी शो करेगा। तो दैट मीन्स अगर मैं वाटर को बेस के साथ रिएक्ट करती हूँ तो वाटर एसिड की तरह एक्ट करेगा एंड आई विल गेट NH4+ प्लस OH-। NH4+ क्या है?
ये NH3 का कॉन्जुगेट एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस है। ऐसे ही अगर वाटर H2S के साथ रिएक्ट करेगा, H2O here will act as base and H2S is acid. So what will I get? I will get H3O plus plus HS minus. ये मेरा कॉन्जुगेट एसिड है वाटर का और ये मेरा कॉन्जुगेट बेस है H2S का। एंड नाउ हमें एम्फोटेरिक कैरेक्टर कैसे पता लगता है वाटर का? बाय ऑटोप्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। व्हाट इज ऑटोप्रोटोलिसिस ऑफ वाटर? सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर which gives H3O plus and OH minus. Now water can also act like oxidizing agent. हमें किसी रिएक्शन को देख के कैसे पता लगता है कि कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? जब हम वाटर को सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? NaOH प्लस H2। सोडियम 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। दैट मीन्स सोडियम की ऑक्सीडेशन हो गई। और ये ऑक्सीडेशन किसने की? वाटर ने। वाटर में ऑक्सीजन था, वाटर गॉट रिड्यूस टू हाइड्रोजन। तो जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस हो जाता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर वाटर मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वाटर जो है वो वाटर से H2 में कन्वर्ट हो गया है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है वाटर? नाउ F2 reacts with water to form O2 plus 4F minus and 4H plus. Now what is happening in this reaction? Water is getting oxidized to H plus. तो जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और उसने फ्लोरीन को रिड्यूस कर दिया है। कैसे रिड्यूस किया? फ्लोरीन 0 से -1 में चला गया। इसका मतलब फ्लोरीन की रिडक्शन हो गई। तो हमने कह दिया कि वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हार्डनेस। हार्ड वाटर क्या होता है? जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट या बाइकार्बोनेट सॉल्ट होते हैं। और सॉफ्ट वाटर क्या होता है? जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के ये सॉल्ट्स नहीं होते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस। फर्स्ट टाइप इज टेम्पररी हार्डनेस। नाउ टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब हम टेम्पररी हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं? सो मेथड्स ऑफ रिमूविंग टेम्पररी हार्डनेस। फर्स्ट मेथड इज बाय बॉइलिंग। अगर मैं हार्ड वाटर को बॉईल करूँगी और उसके अंदर टेम्पररी हार्डनेस है तो वो रिमूव हो जाएगी। कैसे रिमूव हो जाएगी? मान लीजिए उसके अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। इसको जब मैं हीट करूँगी आई विल गेट कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट प्लस H2O प्लस CO2 और इस प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर कर देंगे तो हमें सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करूँगी तो आई विल गेट मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2. Another method is by adding quicklime. जब मैं क्विकलाइम ऐड करूँगी, नाउ मैंने वाटर के अंदर क्विकलाइम डाला, व्हाट विल हैपन? आई विल गेट स्लेकेड लाइम। और जब ये स्लेकेड लाइम रिएक्ट करेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ तो व्हाट विल हैपन?
I will again get a precipitate of calcium carbonate which can be filtered plus H2O plus CO2। ऐसे ही अगर मैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में इसको ऐड करूँगी तो अगेन आई विल गेट precipitate of calcium carbonate, magnesium carbonate, H2O and CO2। So these precipitates they can be filtered और जो मुझे water मिलेगा after filtration that would be soft water। Now let us understand कि अगर water के अंदर permanent hardness है तो हम उस permanent hardness को कैसे remove करेंगे। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होगी? परमानेंट हार्डनेस होगी ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हाउ कैन वी रिमूव इट? बाय आयन एक्सचेंज मेथड। Now let us understand the principle of ion exchange method। क्या प्रिंसिपल होता है इसका कि जो आयन्स आयन एक्सचेंजर के अंदर हैं वो तो चले जाएंगे मेरे वाटर के अंदर और जो वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स हैं वो उस आयन एक्सचेंजर के अंदर आ जाएंगे। Now let us understand what is happening in a cation exchange resin। कैटायन एक्सचेंज रेजिन में जब हमने हार्ड वाटर डाला तो व्हाट विल हैपन इज जो हार्ड वाटर का कैल्शियम आयन था वो आपके कैटायन एक्सचेंज रेजिन में चला जाएगा और जो रेजिन के अंदर H+ था वो वाटर के अंदर आ जाएगा। एनायन एक्सचेंज रेजिन में क्या होगा कि जो एनायन एक्सचेंज रेजिन का OH- है वो तो आपका चला जाएगा वाटर के अंदर और जो वाटर के अंदर क्लोराइड आयंस थे या और कोई एनायन होगा वो चला जाएगा रेजिन के अंदर। तो व्हाट विल हैपन जितने भी कैटायंस अदर देन H+ होंगे वो आपके रेजिन में चले जाएंगे और जितने भी रेजिन के H+ हैं वो आपके वाटर में चले जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर जितने एनायन होंगे वो रेजिन के अंदर चले जाएंगे और रेजिन के OH- जो हैं वो वाटर के अंदर चले जाएंगे। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, आपके पास सिर्फ H+ और OH- बच जाएगा विच विल रिएक्ट टू गिव यू वाटर विच इज़ फ्री फ्रॉम एनी अदर कैटायन और एनी अदर एनायन। और हम इस रेजिन को रीजनरेट कैसे कर सकते हैं H+ और OH- को, क्योंकि ये एक्सचेंज कब तक पॉसिबल है जब तक रेजिन के अंदर H+ और OH- आयंस हैं। जैसे ही ये H+ और OH- आयंस एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो आपका जो सॉफ्टनिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा। तो ये सॉफ्टनिंग प्रोसेस को हम कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं? अगर हम इसके अंदर डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट एल्कली डाल देंगे तो व्हाट विल हैपन, दिस रेजिन विल अगेन गेट रीजनरेटेड और हमारा हार्ड वाटर फिर से सॉफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड इज कैलगॉन मेथड। कैलगॉन इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। अब हम क्या करेंगे, हम हार्ड वाटर में कैलगॉन को ऐड कर देंगे तो व्हाट विल हैपन इज कि जो कैलगॉन के अंदर सोडियम आयंस हैं वो हार्ड वाटर के अंदर चले जाएंगे और जो हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम आयंस हैं वो कैलगॉन के अंदर चले जाएंगे। तो दिस इज हाउ हार्ड वाटर विल गेट softened। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि what are the properties of hydrogen peroxide, that is H2O2। Now hydrogen peroxide acts as a bleaching agent। ब्लीचिंग एजेंट की तरह ये क्यों एक्ट करता है? नाउ व्हाट हैपन्स इज जब H2O2 डिकम्पोज करता है इट फॉर्म्स H2O plus O। दिस O इज नेसेंट ऑक्सीजन। नाउ दिस नेसेंट ऑक्सीजन व्हाट डज इट डू, ये क्या करती है, जो भी मेरा
कलर्ड मटेरियल है, जब मैं इसको नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हूँ, आई गेट कलरलेस मटेरियल। दैट मीन्स ब्लीचिंग हो गई है। ब्लीचिंग का क्या मतलब है कि हमें किसी भी सब्सटेंस के कलर को निकालना है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ H2O2 acts as oxidizing agent in acidic medium. Now in order to complete the first equation, that is Fe2 plus H2O2 plus H plus, I should know that Fe2 plus on oxidation gets oxidized to Fe3 plus, H2O2 on reduction gets converted to H2O, and similarly H plus changes to H2O. So these are the products of this equation. और फिर क्योंकि ये आयनिक इक्वेशन है तो रिडॉक्स रिएक्शंस में आपने पढ़ा है कि आयनिक इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं इन एसिडिक मीडियम, तो इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर लोगे। ऐसे ही लेट अस लुक एट द नेक्स्ट इक्वेशन। I माइनस गेट्स कन्वर्टेड टू I2, H2O2 अभी आपको बताया था इन H2O, एंड H प्लस गेट्स कन्वर्टेड टू H2O। अब PbS लेड सल्फाइड होता है और इसका कलर होता है ब्लैक। जब हम PbS को H2O2 के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हाट वी गेट इज वी गेट PbSO4 प्लस H2O। PbSO4 is white in color। तो ये रिएक्शन हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जो पेंटिंग्स हमारी ब्लैक हो जाती हैं या जो हमारी स्टैचूज़ ब्लैक हो जाती हैं, उनके अंदर जब हम H2O2 ऐड करते हैं तो वी गेट वाइट कलर। मतलब कि ब्लैक पेंटिंग्स को वाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय एडिंग H2O2। तो दिस इज़ द oxidizing action of H2O2 in acidic medium. Now let us understand oxidizing action of H2O2 in basic medium. अब हम समझेंगे कि H2O2 alkaline medium में कैसे एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। वो खुद वाटर में रिड्यूस हो जाएगा, Cr3 प्लस क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O2 H2O में और OH माइनस भी H2O में चेंज हो जाएगा, और फिर हम इस आयनिक इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे, Mn2 प्लस MnO2 में चेंज हो जाएगा, H2O2 विल चेंज इनटू वाटर, और ऐसे ही OH माइनस भी वाटर में चेंज हो जाएगा। अब हम समझेंगे कि H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे बिहेव करता है कि H2O2 बाकी स्पीशीज़ को तो रिड्यूस कर देगा लेकिन वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो Cr2O7 2 नेगेटिव रिड्यूस हो जाएगा Cr3 प्लस में। यहाँ पे क्रोमियम का चार्ज होता है +6, क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रही है। H प्लस वाटर में चेंज हो जाएगा और H2O2 O2 में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही MnO4 माइनस Mn2 प्लस में चेंज हो जाएगा। तो MnO4 माइनस में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7 से +2 में रिडक्शन हो रही है। H प्लस विल चेंज इनटू वाटर और H2O2 से O2 बन जाएगा। सो दिस इज द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ H2O2 इन एसिडिक मीडियम। और अगर हमें बेसिक मीडियम में समझना है तो हम आगे रिएक्शंस देखेंगे। इन एल्कलाइन मीडियम I2 विल चेंज इनटू I माइनस, H2O2 विल चेंज टू O2, OH माइनस विल चेंज इनटू H2O। ऐसे ही Fe3 प्लस रिड्यूस हो जाएगा इनटू Fe2 प्लस, H2O टू O2 और OH माइनस चेंज हो जाएगा इनटू H2O। तो ये है reducing character of H2O2 in alkaline medium. Now we will understand the volume strength of H2O2. Now we have to calculate the volume strength of 3% solution of
H2O2. Now 100 ग्राम सोल्यूशन है तो उसके अंदर H2O2 कितना है 3 ग्राम, क्योंकि 3% सोल्यूशन है। और हमें क्वेश्चन में 1 लीटर ऑफ H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है, 3% सोल्यूशन ऑफ 1 लीटर H2O2। तो हम क्या करेंगे, 1000 ग्राम के लिए हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 ग्राम H2O2। नाउ राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू इंटू 34 ग्राम दैट इज 68 ग्राम के लिए हमें 22.4 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर हमें 68 ग्राम H2O2 के लिए 22.4 लीटर ऑक्सीजन चाहिए तो हमें 30 ग्राम के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी। अगर हम इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो मेरा आंसर आएगा 22.4 by 68 into 30 that is 9880 मिलीलीटर। तो इसका मतलब क्या है कि 1000 मिलीलीटर H2O2 सॉल्यूशन से मुझे 9880 ml ऑक्सीजन मिल रही है। तो 1 ml सॉल्यूशन से इट वुड बी 9.88 मिलीलीटर। तो इसका मतलब मेरी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, इट वुड बी 9.88। सो दिस इज़ हाउ आई विल कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब आपको हाइड्रोजन के कंपाउंड्स बता दिए, डाईहाइड्रोजन, वाटर, H2O2, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ बता दी। मॉड्यूल में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।